नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। इनमें इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन, पूर्व राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला, शिक्षाविद सदानंद मास्टर और जाने माने वकील उज्जवल निकम का नाम शामिल है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। सरकार ने इन 4 को राज्यसभा भेजने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब ये सभी राज्यसभा में अपनी सेवाएं देंगे। इस मनोनयन से विशेषज्ञों और शिक्षाविदों को संसद में प्रतिनिधित्व मिलेगा। 4 के नामों पर सरकार और राष्ट्रपति के फैसले का स्वागत किया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके सी सदानंद मास्टर को राज्यसभा के लिए नामांकित होने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदानंद मास्टर का जीवन साहस का मिसाल है और उन्होंने हमेशा अन्याय और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और कभी हार नहीं मानी। वो सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए कई काम किए हैं। खासतौर पर युवाओं को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदानंद मास्टर को धमकियों और हिंसा से कभी डर नहीं लगा। उनके जज्बे को कोई नहीं तोड़ सका। अब जब राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए चुना है तो यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर को सांसद के तौर पर नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज अपने ट्वीट के जरिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने टेमासेक होल्डिंग्स के मनोनीत अध्यक्ष टेओ चिहेन से मुलाकात की है और बेहद सकारात्मक रही है मुलाकात। जयशंकर ने इस दौरान कहा कि भारत में हो रहे बदलाव और निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई है। टेओ चिहेन ने उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस मुलाकात को भारत सिंगापुर के बीच निवेश और रणनीतिक सहयोग को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में अपने मतदाता सत्यापन के लिए अभियान को प्रभावी रूप से लागू कर दिया है। बिहार के लगभग 80% के आसपास मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म पहले ही जमा कर दिए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने ईसीआई नेट में नया सत्यापन मॉड्यूल पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है, जो मतदाता पहचान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगा। इस कदम से मतदाता सूची में सुधार होगा और चुनाव में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई का उद्देश्य है कि हर मतदाता तक सही और सुरक्षित तरीके से पहुंचा जाए, ताकि लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जोरदार बयान सामने आया है। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के समर्थन में एक लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जैसा नेता देश में दुर्लभ है। उन्होंने बिना जमीन हड़पे और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। नीरज कुमार ने यह दावा किया कि 2005 से 2020 के बीच नीतीश सरकार ने 8 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी और अब 2020 से 2025 के बीच में 12 लाख और सरकारी नौकरियों के लक्ष्य को लगभग पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार 38 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस बयान को नीतीश कुमार की विकास नीति के समर्थन के रूप में एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है और वो क्या? वो दरअसल भाजपा नेता और सांसद अनुराग ठाकुर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ दल इतने नीचे गिर जाएंगे कि घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को पहले राशन कार्ड, फिर मुफ्त राशन कार्ड और अब वोटर कार्ड तक देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा
के चुनाव के दौरान रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया गया था। उन्होंने इसे देश की सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया और ये कहा कि यह विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाता है। अनुराग ठाकुर के इस बयान को विपक्ष के खिलाफ भाजपा के आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो लगातार इस तरह के आरोप लग रहे थे कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसा रही है, उन्हें राशन कार्ड दे रही है, उन्हें आधार कार्ड दे रही है और उन्हें अनुवांछित जो है वो अधिकार से परिपूर्ण करना चाहती है आम आदमी पार्टी। और अब उन्होंने कहा कि इस तरह की दिल्ली की सरकार जो थी उसने इस तरह की हरकत की और देश के बाकी राज्यों पर उन्होंने भी निशाना साधा, जैसे पश्चिम बंगाल। उन्होंने कहा कि वहां पर भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। हालांकि उनके एक शब्द ने हजार शब्दों को ढक लिया। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ राजनीतिक दल इतना नीचे गिर जाएंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों को भी पहले राशन कार्ड बनवाएंगे, फिर उनको मुफ्त का राशन दिलाएंगे, फिर हिंदुस्तान के लोगों की नौकरियों पर भी उनको लाभ दिलाएंगे और अब चुनाव जीतने के लिए क्या उनके वोटर आई कार्ड भी बनाएंगे। और ये दिल्ली के चुनाव में भी देखा गया था किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इन घुसपैठियों को शरण देने का काम किया था। और आज पश्चिम बंगाल हो या अन्य ऐसे राज्य जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आज घुसपैठियों को शरण और वोटर आई कार्ड देने तक की नौबत आती है, तो अपने आप में उनकी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वोट लेने के लिए क्या वोट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण ट्वीट कर 13 जुलाई के नरसंहार को जलियांवाला बाग से जोड़कर याद किया। उन्होंने लिखा कि इस दिन की हानि भी उसी तरह का एक शोक और बलिदान है जैसा जलियांवाला बाग में हुआ था। उमर अब्दुल्ला ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े गए सच्चे नायकों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की निंदा की, खासकर क्योंकि वो मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि भले ही हम उनकी कब्रों पर नहीं जा पाएं, लेकिन उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। ये ट्वीट कश्मीर के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को जागृत करती है और आज भी उनके बलिदान को याद करने का आह्वान उमर अब्दुल्ला ने किया। महाराष्ट्र के परभणी जिले में पूज्य बैकुंठवासी मारुति महाराज दस्तापुरकर महाराज की 25वीं पुण्यतिथि रजत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाई गई। यह कार्यक्रम पंढरपुर में आयोजित हुआ। इस मौके पर 25 समाज गौरव और 25 जीवन गौरव पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन कीर्तन केसरी अच्युत महाराज दस्तापुरकर ने किया और इसके तहत 7 दिवसीय सप्ताह रखा गया। इस दौरान 25 संतों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मारुति महाराज कुरहेकर को भी पुरस्कार मिला। शाम को अच्युत महाराज दस्तापुरकर ने कीर्तन किया और कार्यक्रम में राम भाऊ महाराज राउत ने कथा सुनाई और एक नाथ महाराज कोष्टी अलंदीकर ने ज्ञानेश्वर का पाठ किया। साथ ही काकड़ा भजन, प्रवचन, हरिपाठ और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरा माहौल भक्तिमय देखने को मिला। तो दिल्ली के पटेल नगर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक इन दोनों आरोपियों से चोरी और सेंधमारी के करीब 10 मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की गई एक स्कूटी, एलईडी टीवी, पानी की मोटर और केबल बरामद की है। पुलिस टीम लगातार इलाके में चोरी की घटनाओं पर नजर रख रही थी और इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि और चोरी की हुई वारदातों का खुलासा किया जा सके। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है। तो पटेल नगर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि ये चोर बेहद शातिर, बेहद खतरनाक थे, जिन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया था और पुलिस के हाथों जो ये सफलता लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि
ये इन दोनों चोरों को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने आम लोगों से ये अपील की है कि आप अपने आँख कान सब हमेशा खुले रखें। अपने आसपास अगर कोई संदिग्ध गतिविधि आप होता हुआ देखें तो कृपया पुलिस को सूचना दें, और कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर आपको दिखाई दे तो बिना देर किए तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दें। तो पटेल नगर पुलिस ने 2 चोर को पकड़ा है, जो चोरी सेंधमारी के 10 मामले जो है पुलिस ने सुलझाए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अब और जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है कि आखिर ये जो 2 चोर हैं वो कितना इनका बड़ा रिकॉर्ड रहा है, कितनी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। चूँकि आपको बता दें कि कहते हैं कि बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटियाँ मारना नहीं भूलता, और वही कहावत इन दोनों चोरों पर भी लागू होता है। क्योंकि अगर इस धड़ल्ले से और बिना किसी डर के, बिना किसी प्रशासन के खौफ के अगर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके होंगे। और इसीलिए पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। इसकी पूरी पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 समुदायों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भय का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और हालात को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया। प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया ताकि अफवाहें न फैल सकें। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है, लेकिन हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। तो आपको बता दें कि रामगंज में 2 समूहों के बीच में पथराव हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 समुदायों के बीच में जब झड़प हुई, जब पथराव हुआ, जब वहां पर दृश्य यानी कि पूरा मामला हिंसक हो गया, तो उसके बाद की स्थिति आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सड़कों पर पत्थर आपको बिछे हुए दिखाई देंगे, और ईंट पत्थर हैं ये, और इतने भारी भारी पत्थर एक दूसरे की तरफ से चलाए गए। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने क्विक रिस्पांस में आने के बाद पुलिस ने तुरंत इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद फिर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस तरह की घटना हुई कैसे, और हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है। और इस पूरी पड़ताल के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया है। हालांकि उससे पहले भी पुलिस ने कुछ की गिरफ्तारियां की हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर के रामगंज इलाके से ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 समुदायों के बीच में, 2 पक्षों के बीच में, 2 समूहों के बीच में पथराव हुआ और उसके बाद तस्वीर भयावह हो गई। और हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारियां भी करना शुरू कर दिया है। चूंकि आपको बता दें कि राजस्थान में जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। हालांकि पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए आसपास की जो पहले इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी, ताकि किसी प्रकार की जो अफवाह है वो बाहर न जाने पाए। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है और पूरी कोशिश है पुलिस की कि स्थिति को सामान्य रखा जाए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और उन्हें सलाखों के पीछे ले जाया जाए। हालांकि पुलिस इस पूरे पड़ताल में लग गई है, पूरे जांच पड़ताल में लग गई है। अब देखना होगा कि पुलिस के हाथों क्या कुछ देखने को क्या कुछ पुलिस के हाथ लगता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ों की रानी मसूरी में सोमवार सुबह मॉल रोड पर बड़ा हादसा हो गया। गढ़वाल टेरेंस रेस्टोरेंट के सामने एक आइसक्रीम की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और आग लगते ही मॉल रोड पर अफरा तफरी मच गई और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों यानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से सारे दृश्य को देखा, सारे हालात को देखा, उन्होंने ये बताया कि आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर
मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान में रखा फ्रिज, कूलर और खाने का सामान सब जल गया। दुकान मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। ये जी इनके जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, जहाँ तक अभी तक खुलासा तो नहीं हुआ कि किस वजह से हुआ है, लेकिन यही हमें लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। क्योंकि रात को हम भी 1-1:30 बजे करीब आइसक्रीम खा के भी गए थे यहाँ से, क्योंकि हाँ हमारा होटल भी पीछे यहीं पे ही है बीचूड़। अब यहाँ पे रात को ऐसा तो कुछ लगा नहीं था, लेकिन अब सुबह हम उठ कर आए तो एकदम से देखा ये इधर। अब भाई भी परेशान हो रहा है बेचारा, रात को 2-2, 1-1 बजे तक दुकान खोलता है कि यार कुछ कमाई हो जाए, कुछ कमाई हो जाए। बेचारे का इतना नुकसान हो गया। अब हम भी यहाँ लोकल ये रहते हैं, देखते हैं हम क्या भाई बैठा है पूरे दिन हो जाता है, इतना माल लोड पे इतना काम भी नहीं होता। क्राउड भी ख़त्म हो चुका है मसूरी के अंदर, तो इसी वजह से भाई बैठता है कि हाँ कुछ कमाई हो जाएगी, कुछ कमाई हो जाएगी। कुछ नहीं हो पाता। पूरी दुकान खत्म हो चुकी है। पूरी दुकान खत्म हो चुकी है, अंदर तक खत्म हो चुका है इसका दुकान। ये सारी दुकानों के अंदर धुआं भर चुका है, इतनी तेज आग लगी हुई थी इसके अंदर। हादसा हो जाता है अगर समय से टाइम नहीं पहुंचती यहाँ पे। बिल्कुल, अगर बहुत बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि इसके ऊपर होटल भी है, होटल में भी आग लग सकती थी। इस पर कस्टमर भी रह रहे थे इस होटल के। वहीं बदायूं से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाना दातागंज क्षेत्र में गंगा देवी हाई स्कूल ब्रह्मपुरा में पढ़ाने वाली 2 सगी बहनें जब स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में ऑटो चालक से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके बाद ऑटो चालक ने गुंडों को बुला लिया और दोनों बहनों को जमकर उनकी पिटाई कर दी। पिटाई में दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि आरोपी ऑटो चालक पहले भी दोनों बहनों से अश्लील हरकतें करता था। पुलिस ने पीड़ित बहनों के पिता मेवाराम की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़ित बहनों को न्याय दिलाया जाएगा। इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। अपना मैं लला के एक दिन बुखार आओ, हम रात के 2 टट्टी लगी। लला मैं बोले अम्मा मैं बोतल चढ़वाए थे। हमने कही लला बाजार से जाके बाजार नहीं गया, मैं यहीं बुलवाए थे। आते तो हम अकेले 2 जने मोहल्ले के थे बूढ़े में, गाड़ी चला नहीं पाती। लला उन्हें नहीं चला पाई तबीयत बुखार के मारे, तो हमने कही तो यहीं बुलवाए थे। सुबह आए, सुबह ने 2 गोली। ये जी इनके जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, जहाँ तक अभी तक खुलासा तो नहीं हुआ कि किस वजह से हुआ है, लेकिन यही हमें लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। क्योंकि रात को हम भी 1-1:30 बजे करीब आइसक्रीम खा के भी गए थे यहाँ से, क्योंकि हाँ हमारा। तो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां माधोगढ़ तहसील के बोहरा गांव के रहने वाले 20 साल के युवक वेद प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने गांव के आयुर्वेदिक डॉक्टर अरुण भदौरिया पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक युवक को मामूली बुखार था, लेकिन गलत दवा देने से हालत और बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर पहले माधोगढ़ सरकारी अस्पताल उसे ले जाया गया, इसके बाद फिर उरुई मेडिकल कॉलेज और फिर झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजन ने 10 जुलाई को माधोगढ़ थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। कोतवाल ब्रजेश बहादुर सिंह ने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की पूरी जांच होगी और दोषी डॉक्टर बख्शा नहीं जाएगा। उस कड़ी पर कानूनी कार्रवाई होगी। और गांव में इस घटना के बाद शोक और गुस्से का माहौल है। अब सबकी नज़र पुलिस की जांच पर है कि परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं। तो उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी से हरिद्वार में भगवा चोला ओढ़कर ठगी करने वाले फर्जी बाबाओं में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार पुलिस ने 2 दिनों में 50 से ज्यादा ढोंगी बाबा, सपेरे तांत्रिक और कलियर शरीफ में आस्था के नाम पर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ज्यादातर लोग दूसरे राज्य से आए हुए हैं और कुछ दूसरे धर्म के भी बताए जा रहे हैं। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने कहा कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रशासन सब जानते हुए भी आश्रमों की जांच नहीं करता, जबकि कई बार शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि अगर आश्रमों की सही जांच हो तो कई और कालनेमी पकड़े जाएंगे।
अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी महाराज ने सीएम धामी के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि भगवा चोली की आड़ में गलत काम करने वाले बेनकाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फर्जी बाबाओं पर सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है ताकि असली संत समाज की छवि खराब न हो। मंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कालनेमी ऐसे बहरूपियों के विरुद्ध चलाया गया है जो एक धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के पाखंड को करते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर इसमें हरिद्वार पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। करीब 50 से ऊपर लोग हम लोगों ने ऐसे चिन्हित किए हैं जो कालनेमी के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो धर्म विशेष की आड़ में पाखंड को भी बढ़ावा देते हैं खास, और जब कभी मौका लगे तो चोरी चकारी से भी नहीं अपने आप को पीछे हटाते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं, बगलरी भी करते हैं, बहरूपियाँ बन के काम करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है। जिले में एक अभियान चल रहा है, इसमें हरिद्वार क्षेत्र के साथ साथ कलियर क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया। कलियर में भी, मंगलौर में भी लगातार अभियान हमारा चल रहा है। इसमें अभी और भी लोगों को चिन्हित किया जाएगा। तो नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई होगी, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने का, जो तथाकथित कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सरकार की छवि खराब हो, उन पे अंकुश लगेगा और इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही कि जो है काल। तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।